अध्याय 52 छोटी बहन क्षमा करें। हालांकि ये यंग ने यह भी देखा कि जो लोग यहाँ आए थे वे सभी बूढ़े थे। निस्संदेह वहाँ युवा लोग भी थे। इनमें से अधिकतर बूढ़े लोग शायद इसलिए यहाँ थे क्योंकि मागुओं ने कहा था कि इससे किसी का शरीर मजबूत हो सकता है और कोई स्वस्थ हो सकता है। फिर वे आए और लड़की के सामने खड़े हो गए। इससे पहले कि वे दोनों कुछ बोल पाते, लड़की ने बिना ऊपर देखे कहा, पीछे लाइन में लग जाओ। चाहे आप मास्टर माँ के शिष्य बनने के लिए कितने भी उत्सुक क्यों न हो, आपको नियमों का पालन करना होगा और कतार में नहीं लगना होगा। ये शिन अवाक था। क्या वह मास्टर माँ को अपना स्वामी मानने की जल्दी में थी? वह उसे पीटने की जल्दी में थी। पीछे जाओ और पहले कतार में लगो, फिर पंजीकरण करने और वहां भुगतान करने के लिए मेरे पास आएं। आप क्या करना चाहते हैं? यदि आप केवल प्राइमोडियल कैस्ताइजी सीखना चाहते हैं तो आप केवल 30,000 युआन का भुगतान कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मास्टर माँ आपको एक एक करके पढ़ाएं, तो मास्टर माँ को पहले आपकी योग्यता पर नजर डालनी होगी। यदि आपकी योग्यता अच्छी है तो आप प्रति सेमेस्टर 100,000 युआन का भुगतान कर सकते हैं। जब लड़की ने डोजो का परिचय देना समाप्त कर लिया तो उसे एक आवाज सुनाई दी, हम यहाँ शिष्य बनने के लिए नहीं आए हैं। लड़की ने अपना सिर उठाया और ये शिन की ओर देखा, जो अपनी प्रशिक्षण वर्दी में धीरे धीरे चल रही थी। उसकी आंखें असमंजस से भर गईं। ये शख्स पहले भी यहाँ आ चुका था। वह मास्टर माँ को अपना स्वामी मानने के लिए यहाँ क्यों नहीं थी? किसी को ये जानना होगा कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति मास्टर माँ को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने आया है। तो फिर आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं यहाँ एक चुनौती के लिए हूँ। क्या मागुओ अंदर है? यह एक चुनौती थी। ये शिन की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन जब लड़की ने ये सुना तो यह वज्रपात की तरह था। यह एक खुली चुनौती थी। इतने लंबे समय के बाद किसी ने भी यहाँ आकर अपने मालिक को खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। फिर उसने ये शिन की ओर देखा। आप एक क्षण रुकें, मैं थोड़ी देर के लिए अंदर जाऊंगा। लड़की स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए दौड़ी। थोड़ी देर बाद वह बाहर चली गई। मास्टर माँ ने कहा कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके अलावा आपके पास उनके साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, इसलिए आपको मास्टर माँ के साथ प्रतिस्पर्धा करने से पहले एक अपॉइंटमेंट लेना होगा। बकवास। लड़की की बातें सुनकर ये शिन गुस्से से जल रही थी। क्या वह अस्वस्थ महसूस कर रहे थे? क्या वह एकमात्र व्यक्ति था जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी? जब उन्होंने टेलीविजन पर उसे अनैतिक होने के लिए डांटा और उसे अपने तरीके से व्यवहार करने के लिए कहा, तो ये कहना असंभव था कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। अब वह एक नाटक कर रहा था। उसे बाहर बुलाओ, अन्यथा मैं अंदर जाऊंगा और उसकी तलाश करूंगा। उससे कहो कि वह काय न बने। जैसे ही ये शिन बोला, कुछ हट्टे कट्टे आदमी बाहर चले गए। जब ये हट्टे कट्टे आदमी आए तो ये शिन भी चौंक गया। इनमें से कोई भी व्यक्ति हट्टा कट्टा, भयंकर दिखने वाला और मांसल था। वे सभी 1.8 मीटर से अधिक लंबे थे और कुछ 1.9 मीटर से भी लंबे थे। इस समय नेता ने ये शिन की ओर देखा। अगर मास्टर माँ कहती है कि वह तुम्हें नहीं देखेगा, तो वह तुम्हें नहीं देखेगा। हाथापाई किनारे पर मौजूद कई लोगों ने नजर दौड़ाए और यहाँ हट्टे कट्टे लोगों को देखा। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। इन हट्टे कट्टे आदमियों को देखकर ये यंग के अनुमान के अनुसार इनमें से कोई भी हट्टा कट्टा आदमी आसानी से ये यंग को एक हाथ से उठा सकता था। दृश्य को देखते हुए उसने ये शिन को खींचा। तीसरी बहन, अब हमें क्या करना चाहिए? ये लोग ऐसे लोगों की तरह नहीं दिखते जिनके साथ खिलवाड़ किया जाए। ये शिन ने अपने सामने हट्टे कट्टे आदमियों को देखा और जान लिया कि क्या हो रहा है। दावा किया गया था कि ये लोग मास्टर माँ के शिष्य थे, लेकिन ये कैसे संभव हुआ? इनमें से कोई भी व्यक्ति मागुओं को तब तक हरा सकता था जब तक उसे अपना रास्ता नहीं मिल जाता। अब उन्हें मागुओं द्वारा ऊंची कीमत पर यहाँ आमंत्रित किया गया था। दूसरे शब्दों में वे सेनानियों के समकक्ष थे। इसलिए यदि मागुओं ने आज उसे न देखने का निश्चय कर लिया होता तो ये शिन अंदर घुसने में सक्षम नहीं होता। ये शिन ने अपने सामने हट्टे कट्टे आदमियों को देखा। वह अभी भी उनमें से एक या दो से लड़ सकती थी, लेकिन उनमें से बहुतों के साथ वह भी ऐसा नहीं कर पाएगी। आखिरकार, जैसा कि कहा जाता है, 2 मुट्ठियों का 4 हाथों से कोई मुकाबला नहीं है। इस बीच ये शिन भी गहरी सोच में थी। थोड़ा और इंतजार करना बेहतर था। किसी भी स्थिति में शान सिटी मार्शल आर्ट एसोसिएशन के सदस्यों को अब तक संवाददाताओं को सूचित कर देना चाहिए था। उन पत्रकारों की शक के मुताबिक ऐसी खबरें सुनना सोना देखने जैसा था।
वे कैसे जल्दबाजी नहीं कर सकते थे। ये शिन गहरी सोच में था। इसी समय बगल से एक आवाज आई, यहाँ काफी जीवंतता है। ऐसा लगता है कि यह झूठा एक शानदार झूठा है। ये शिन और ये यंग ने घूमकर दूसरी ओर देखा। उन्होंने कुछ लोगों को चलते हुए देखा। वे सभी सीधे खड़े थे। वे अपने सामने पहरा दे रहे गुंडों से बिल्कुल अलग थे। एक नज़र में सभी को पता चल गया कि लोगों का ये समूह सेना से था। तभी समूह के नेता की नज़र ये शिन पर पड़ी, जो गुंडों के एक समूह के साथ खंजर लिए हुए था। झेंग जियांघाओ ने ये शिन की ओर देखा और मुस्कुराए। हेलो, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं दोस्तों को चुनौती देने के लिए यहाँ हूँ। चुनौती? झेंग जियांघाओ ने ये शिन की बातें सुनी और अपना सिर हिलाया। मुझे क्षमा करें छोटी बहन, पहले एक तरफ हटो। आइए इस झूठी से निपटें। हालांकि यह पहले आओ पहले पाओ की बात है, आइए हम ऐसा कठिन काम करें। इसके साथ ही झेंग जियांघाओ ने अपने सामने गुंडे की ओर देखा। माँ गुओ को बाहर बुलाओ। क्या उन्हें मार्शल आर्ट मास्टर के रूप में नहीं जाना जाता? मैं उससे लड़ूंगा। ये सुनने के बाद ये शिन ने भी अपने सामने लोगों के समूह की ओर देखा। हालांकि वे सभी पुरुष थे, उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम थी। ये केवल कुछ ही लोग थे, उनकी तुलना उनके विपरीत दर्जनों लोगों से नहीं की जा सकती। इसलिए उनके सामने वाला व्यक्ति उन्हें हेय दृष्टि से देखता था। ये शिन भी उनके लिए पसीना बहा रही थी। एक गुंडे ने उनकी ओर देखा और गुर्राया, आजकल सचमुच बहुत सारे खटमल हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमारे गुरु मास्टर माँ आज ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। जल्दी से खो जाओ। हमें हिंसा का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर न करें। अगर हम हिंसा का प्रयोग करेंगे तो इसमें मजा नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको बिना किसी कारण की परेशानी खड़ी करनी चाहिए। बाहर में जाओ। झेंग जियांघाओ उस गुंडे के पास गया जिसने बात की थी। चूंकि हम यहाँ उसकी तलाश में हैं, क्या आपको लगता है कि हमें अब भी परवाह है कि वह हमें देखता है या नहीं? यदि वह हमें नहीं देखता है तो हम उसे देखने के लिए अपने तरीके से संघर्ष करेंगे। इसमें केवल एक वाक्य लगा। उनकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन ये गुंडों और उन लोगों के कानों में वज्रपात की तरह थी जो माँ गुओ को अपना स्वामी मानने की तैयारी कर रहे थे। ये तो पागलपन था। ये युवक निश्चित ही पागल था। उनके सामने बहुत सारे गुंडे खड़े थे। लोगों की संख्या उनके छोटे समूह से कई गुना या 10 गुना से भी अधिक थी। उनकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर वे पागल नहीं थे तो क्या थे? ये बिल्कुल ही पागलपन था। हालांकि झेंग जियांघाओ का चेहरा भी शांत और दृढ़ था। आखिर उसे अपने सामने गुंडों की कोई परवाह नहीं थी। इसके अलावा ये पहली बार था जब उनके यंग मास्टर ने उन्हें कोई मिशन सौंपा था। उसे यह अच्छे से करना था। आप। इस बीच गुंडों के नेता की नज़र झेंग जियांघाओ पर पड़ी। फिर उसने झेंग जियांघाओ के चेहरे पर मुक्का मारा। यदि बल झेंग जियांघाओ के चेहरे पर पड़ता तो कम से कम उसकी नाक टूट जाती। जैसे ही उसने हमला किया तो वह पीछे नहीं हटा। ध्यान से। ये शिन भी ये यंग से मुक्त हो गया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। वह मदद करने के लिए तैयार थी। हालांकि अगले ही पल एक हाथ ने उस हटे कट्टे आदमी की मुट्ठी पकड़ ली। हाथ ने उस मोटे आदमी की मुट्ठी भींच ली। दरार, हड्डियों के रगड़ने की आवाज तुरंत सुनी जा सकती थी। फिर सभी ने देखा कि झेंग जियांघाओ द्वारा पकड़े गए गुंडे का हाथ बेहद अजीब तरीके से मुड़ गया था। दरअसल उसके जोड़ों से टूटी हुई हड्डियां उभर रही थीं। फुफकार, तुरंत हौंफने की आवाज आई। आह! गुंडा भी चिल्लाया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और लगातार चिल्लाता रहा। जाने दो, जाने दो। तुम सब क्या कर रहे हो? आप एक साथ हमला क्यों नहीं कर रहे? आक्रमण करना। जैसे ही गुंडे ने बात की, झेंग जियांघाओ ने अपने पैर से हमला किया और उसकी छाती पर लात मारी। तभी उसकी छाती धंस गई और वह उड़ गया। उसने मुंह से खून उगल दिया। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।